हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो हमारा सीडीपी का सिलेबस गिवन है, जो हमारे 15 मार्क्स का आने वाला है एचएसएससी टीजीटी एग्ज़ाम में, उसके अंदर जो 4th यूनिट है स्कूल संगठन और नेतृत्व, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, उसके बारे में जो जो हमारे पास जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं उन सभी पॉइंट्स को इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। और जिन्होंने भी अभी तक यूनिट 4 नहीं पढ़ी है तो इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप लोगों के सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कम से कम टाइम में हम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, स्कूल, व्हाट इज़ स्कूल, स्कूल होता क्या है, हमें ये पता होना चाहिए। तो स्कूल की डेफिनेशन, जो स्कूल जो वर्ड है वो किस लैंग्वेज का है, ग्रीक लैंग्वेज का है। स्कूल क्या होता है फ्रेंड्स, सच प्लेसेस वेयर एजुकेशन इज अरेंज्ड आर कॉल्ड स्कूल। ऐसे प्लेस, ऐसे स्थान जहाँ पर एजुकेशन का क्या किया जाता है, अरेंजमेंट किया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, स्कूल कहते हैं। स्कूल का जो मीन्स होता है ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है और उसका मीन्स क्या होता है, हॉलीडे। अब आप लोग सोचोगे कि स्कूल का मीन्स हॉलीडे होता है तो फिर स्कूल में एजुकेशन किस तरह से अरेंज होगी। तो वो इस तरह से होगी कि जो पहले क्या करते थे फ्रेंड्स, पहले जब पढ़ाई लिखाई इतनी नहीं होती थी तो पुराने समय में क्या करते थे, जब अवकाश होते थे, जब हॉलीडे होते थे, तो उसी टाइम पर बैठ करके क्या किया जाता था, विचार विमर्श किया जाता था। ठीक है, यानी जब उनका जो फ्री टाइम होता था, जब उनका छुट्टी का टाइम होता था, उस टाइम पे क्या करते थे, बैठ के विचार विमर्श करते थे। अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यू, जो जॉन ड्यूई हैं वो क्या बताते हैं कि विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट पर्यावरण है जहाँ जीवन के निश्चित गुण, कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं और व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास किस दिशा में हो, वांछित दिशा में हो। ये किसने बताया है, जो जॉन डेवी है, उन्होंने क्या परिभाषा दी है कि विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जो जीवन है उसके लिए जो निश्चित गुण है, कुछ विशेष पर्यावरण इस तरह से अरेंज किया जाता है कि जो व्यवसायों की शिक्षा और जीवन जीने के जो गुण हैं वो उनको सही दिशा में दिए जा सके। तो फ्रेंड्स, ये होगी स्कूल की डेफिनेशन। आगे आप लोग देखोगे कि स्कूल की जो ज़रूरत है वो हमें क्यों महसूस हुई, स्कूल के क्या फ़ायदे होते हैं। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट से, लीडरशिप। हम आगे चल करके लीडरशिप को देखेंगे, व्हाट इज़ लीडरशिप, लीडरशिप होती क्या है, लीडरशिप क्यों ज़रूरी है, जो लीडर होता है एज ए बिल्डर किस तरह से काम करता है, एज ए इनिशिएटर किस तरह से काम करता है, एज ए मेंटोर किस तरह से काम करता है, ये सब चीज़ें हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। साथ में ही लीडरशिप की जो टाइप्स हैं वो भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो वो सभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, रोल ऑफ स्कूल, जो स्कूल का रोल होता है वो क्या होता है, जो स्कूल के जो रोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्कूल की जो भूमिका है वो क्या होती है। तो स्कूल क्या करता है भाई, बच्चों के शारीरिक विकास में सहायक होता है। बच्चों का शारीरिक विकास होता है स्कूल से, स्कूल में जाते हैं, खेलते कूदते हैं। मानसिक विकास, जो उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो होता है। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट होता है, घुलना मिलना सीखते हैं, समाज में बैठना सीखते हैं। नैतिक व चारित्रिक विकास, बच्चों में नैतिकता की भावना का विकास होता है, उनके चरित्र का निर्माण होता है। नागरिकता की शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास किया जाता है। जब सभ्य नागरिक बनेंगे तो वो क्या करेंगे, जो राष्ट्रीय लक्ष्य हैं उनको प्राप्ति के लिए वो क्या होंगे, अग्रसर होंगे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, एजुकेशनल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, जो शैक्षिक विद्यालय जो संगठन है वो क्या होते हैं। देखिए, भौतिक व मानवीय संसाधनों को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध सुव्यवस्थित करना क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। कि जो एजुकेशनल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर जो भौतिक और मानवीय जो संसाधन है उनको लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध करके क्या करना, उनको सुव्यवस्थित करना, एक सही तरह से उनका अरेंजमेंट करना। ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है, अरेंजमेंट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंग जो संगठन है वो क्या होता है, संगठन का संबंध उन गतिविधियों से है जिनके द्वारा अपेक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किसी ढांचे या संरचना का निर्माण किया जाता है। जो एनसाइक्लोपीडिया है उसके अंदर जो संगठन की डेफिनेशन है वो क्या दी हुई है कि संगठन एक इस तरह की गतिविधियों का एक मिश्रण है जहाँ पर कुछ लक्ष्य होते हैं और उनकी प्राप्ति के लिए एक संरचना के रूप में काम किया जाता है। अकॉर्डिंग टू जेबीसीएर्स, जेबीसीएर्स ने क्या बताया है कि संगठन अनेक स्वतंत्र तत्वों का तार्किक एंड कार्यात्मक ढंग से चयन करने एंड व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया है। यानी सभी क्या बता रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर क्या होता है कि जो क्रियाएं होती हैं उनको क्या किया जाता है, सुव्यवस्थित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे लेकिन आपके जो भी पॉइंट्स हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आप लोगों को मैं तो आपको मैराथन दे चुकी हूँ, यूनिट 2 और यूनिट 3 की। ये यूनिट 4 की मैराथन चल रही है। अभी आने वाले 1-2 दिन में आपको यूनिट 5 की भी मिल जाएगी। उसके बाद जो कुछ रेस्ट पार्ट बचता है यूनिट 1 का, वो भी मैं आप लोगों को करवा दूँगी। तो आपके 15 मार्क्स के लिए ये सब कुछ एनफ रहेगा।
समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बच्चे के व्यक्तित्व का समग्र विकास करना। जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं, क्या करते हैं भाई, बच्चे के व्यक्तित्व का समग्र विकास करते हैं। सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, व्यावसायिक कौशल विकसित करना। जब बच्चा स्कूल में कुछ सीखता है, आर्ट स्ट्रीम लेता है, साइंस स्ट्रीम लेता है, उसके बाद ही उसके अपना जो उसका जो प्रोफेशन होता है उसको डिसाइड करता है कि उसे किस लाइन में जाना है। सब कुछ जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है वही डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा के लक्ष्य व उद्देश्यों की उपलब्धि करवाना। जो शिक्षा के लक्ष्य हैं और उद्देश्य हैं उनको कहाँ प्राप्त किया जाता है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन प्राप्त करवाती है। छात्रों को समाज के आदर्श मूल्यों एंड मान्यताओं के साथ समायोजन करने के योग्य बनाना। जो छात्र हैं उनको जो समाज के जो आदर्श मूल्य हैं, जो आइडियल वैल्यूज़ हैं, उनके लिए एडजस्टमेंट करने के योग्य बनाना। बच्चों के विकास के पक्ष को देखते हुए उनकी रुचि व प्रतिभा विकसित करना। बच्चों के अंदर उनके विकास को देखते हुए जो उनकी किस तरह से रुचि है, उनके अंदर किस तरह की प्रतिभा है, उसको बाहर निकालना, उसको उजागर करना। नेक्स्ट आ जाता है एरिया ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है उसके एरियाज क्या क्या हैं। विद्यालय संगठन यह प्रयत्न करता है कि प्रधान अध्यापक, अध्यापक एवं अन्य अधिकारी संचालन की क्रियाओं को एक दूसरे के सहयोग से पूरा करें। जो विद्यालय संगठन होता है वो क्या बताता है कि जो विद्यालय हैं हमारे, उसके अंदर एक प्रधान अध्यापक होता है, प्रिंसिपल, हेडमास्टर्स होते हैं, ठीक है, टीचर्स होते हैं, और भी क्लर्क होते हैं, पियोन होता है। तो सभी क्या करें, एक दूसरे के सहयोग से जो क्रियाएं हैं उनको आगे लेकर के जाएं। मूल्यों, संस्कृति और आधुनिकता को ध्यान में रखकर पाठ्यचर्या का निर्माण करता है। हमेशा जो पाठ्यचर्या है, जो हमारा जो कैरिकुलम होता है, उसके अंदर जो मूल्य हैं, संस्कृति है, सभी को ध्यान में रखा जाता है। किस तरह से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, किस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, सभी को ध्यान में रखा जाए। ये कौन सुनिश्चित करता है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। स्कूल के अंदर अब क्या चाहिए, भवन भी चाहिए, बिल्डिंग चाहिए फ्रेंड्स, पुस्तकालय चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, फर्नीचर चाहिए, पानी की सुविधा, प्रकाश की सुविधा, ये सब कौन सुनिश्चित करता है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। छात्र, शिक्षक एंड अभिभावक के बीच क्या होने चाहिए, मधुर संबंध होने चाहिए। छात्र किसके पास पढ़ने आते हैं, शिक्षक के पास, और जो उनकी जो रिपोर्ट्स है वो कौन देखते हैं, उनके अभिभावक देखते हैं कि भाई उनके बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं। तो उनके बीच में मधुर संबंध होने चाहिए। पैसे का लेन देन का प्रबंधन, जो पैसे का जो लेन देन का प्रबंधन है वो कौन करती है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो पहले हमने स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, अब हमने स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के एरिया पढ़े कि वो किन किन क्षेत्रों में काम करती है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, लीडरशिप। व्हाट इज लीडरशिप। लीडरशिप क्या होती है, किसी समूह को जब कोई व्यक्ति या संस्था नियंत्रित करती है तो वह क्या कहलाता है, नेतृत्व कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, लीडरशिप क्या होती है कि कोई भी समूह है, कोई भी ग्रुप है, तो उसको जो डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है ना, जो उसका मुखिया होता है वो उसको नियंत्रित करता है, वही क्या कहलाता है, नेतृत्व कहलाता है। और उस पर्सन विशेष को क्या कहा जाता है, लीडर कहा जाता है, नेता कहा जाता है। जो चेस्टर बर्नार्ड हैं उन्होंने लीडरशिप की डेफिनेशन क्या दी है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो चुके हैं, आपको इनको याद रखना है। व्यवहार का वह गुण जिसके द्वारा वह लोगों या उनकी क्रियाओं का संगठित पर्यटन का रूप देने के लिए पथ प्रदर्शन करते हैं। चेस्टर बर्नार्ड है, उन्होंने लीडरशिप की डेफिनेशन क्या दी है कि ये व्यवहार का वह गुण है जिसके द्वारा लोगों को उनकी क्रियाओं को संगठित करने का जो प्रयास है वो करते हैं। तो वो जो व्यवहार है वो क्या कहलाती है, लीडरशिप कहलाती है। नेक्स्ट बेरन हुए हैं, बेरन ने बताया है नेता समूह के सदस्यों पर अपना व उन्हें विशिष्ट उद्देश्यों की ओर दिशा कर। नेक्स्ट आ जाते हैं बैरन। बैरन ने क्या बताया है कि जो नेता है समूह के सदस्यों पर अपना प्रभाव डालते हैं व उन्हें विशिष्ट उद्देश्यों की ओर दिशा निर्देशन कर देते हैं। बैरन ने बताया है कि जो नेता होते हैं वो क्या करते हैं, जो समूह के सदस्य हैं उनके ऊपर अपना इफेक्टिव प्रभाव डालेंगे, ठीक है, और उनको दिशा निर्देश देंगे, उनको डायरेक्शन देंगे। कार्टज ने बताया है जो भी व्यक्ति नेता की स्थिति पर विराजमान है वह अन्य व्यक्तियों को क्या करता है, प्रभावित करता है। जॉर्ज आर टैरी ने बताया है कि व्यक्तियों को इस प्रकार प्रभावित करती है कि वे अपनी इच्छा से सामूहिक सदस्यों के लिए जो सामूहिक उद्देश्य हैं उनके लिए क्या कर सके, प्रयास कर सके। तो ये कुछ डेफिनेशन थी लीडरशिप की। उसके बाद आ जाता है मेरिट्स ऑफ लीडर। जो लीडर्स हैं उसकी मेरिट्स क्या क्या होनी चाहिए, उसके गुण क्या क्या होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है कि इनमें से लीडर की मेरिट क्या नहीं है। ठीक है, तो लीडर्स जो होते हैं उनके क्या होते हैं फ्रेंड्स, फॉलोअर्स होते हैं। लीडर्स के क्या होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं। उनको उनका जो पीछा है वो किया जाता है, उनके छात्र होते हैं, अनुयायी गण होते हैं उनका। एक पर्सनल क्वालिटी, लीडर के अंदर अपनी खुद की पर्सनल क्वालिटी होती है जो अपनी जो छवि है वो अपने समूह के सदस्यों पर डाल सकते हैं। एक कॉमन गोल, जो पूरा जो समूह है वो एक जो उनका एक क्या होता है, कॉमन गोल होता है जिसके लिए वो प्रयासरत रहते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच, वहाँ पर
कोई मतलब जो अप्रोच है वो कैसी रखी जाती है, प्रैक्टिकल, व्यवहारात्मक रखी जाती है। एक्टिव रिलेशंस, जो समूह है और जो समूह का नेता है उनके बीच में जो संबंध होते हैं वो कैसे होने चाहिए, सक्रिय होने चाहिए। और जो लीडरशिप है ये फ्रेंड्स क्या है, एक प्रोसेस है। लीडरशिप क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रभावी नेताओं के शील गुण, जो प्रभावी नेता होते हैं उनके शील गुण क्या होते हैं, उनके ट्रेड्स क्या होते हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। अखंडता, सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए, अखंडता, यानी टुकड़े ना करे, सबको क्या रखे, समेट करके रखे, सभी कॉमन जो उनके गोल्स हैं उनके लिए अग्रसर रहे। आत्मविश्वास, लीडर के अंदर आत्मविश्वास जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा तो वो औरों को कैसे गाइड कर पाएगा। थर्ड है दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा, उसके अंदर जो लीडर है उसके अंदर ऐसा कुछ ना कुछ गुण होना चाहिए जिससे कि वो दूसरों को अपनी बातों में ले इसके प्रभावित कर सके। नैतिक एंड सदाचारी चरित्र, जो उसका जो चरित्र है, उसका जो कैरेक्टर है वो नैतिक होना चाहिए, उसके अंदर मोरल वैल्यूज ऐड होनी चाहिए। बुद्धिमत्ता, और क्या होना चाहिए, वो इंटेलिजेंट भी होना चाहिए। प्रासंगिक जानकारी यानी रेलिवेंट नॉलेज, जो भी जिस भी समूह के नेता हैं उसको उस समूह की जो भी प्रासंगिक जानकारी है उससे रिलेटेड जिस लक्ष्य के लिए वो काम कर रहे हैं वो जानकारी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आ जाता है लीडर एज ए मेंटोर, जो लीडर होता है वो एज ए मेंटोर किस तरह से काम करता है, गुरु के रूप में नेतृत्व करता है, ठीक है। सबसे पहले फ्रेंड, जो लीडर होता है वो एक एज ए मेंटोर भी काम करता है, एज ए कोच भी काम करता है, एज ए इनिशिएटर भी काम करता है, एज ए बिल्डर भी काम करता है। तो ये सभी पॉइंट्स हम एक एक करके पढ़ेंगे और हमारे सिलेबस में गिवन है तो हमारे लिए पढ़ना भी जरूरी है। तो फ्रेंड, जो मेंटोर होते हैं, मेंटोर क्या करते हैं, उन्नति में सहायक होते हैं। किसी भी व्यक्ति की जो उन्नति है उसमें कौन सहायक होते हैं, मेंटोर सहायक होते हैं। मेंटोर सर्व एज ए रोल मॉडल, जो मेंटोर हैं वो एज ए रोल मॉडल होते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए। नए शिक्षकों को एक नए विद्यालय में अभ्यास करना, नए शिक्षकों को निर्देश, पाठ्यक्रम, प्रक्रिया एंड प्रथाओं के बारे में सलाह देना, हर कदम पर सलाह देना, एक कैसी प्रोसेस है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है जब लीडर एज ए मेंटोर काम करता है। फ्रेंड्स, मेंटोर क्या होते हैं कि जो आपकी उन्नति है सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही नहीं, सिर्फ उसी फैक्ट से रिलेटेड नहीं जिसके लिए आप कोचिंग ले रहे हो, नहीं, जो भी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन सभी में आपको क्या करे, गाइड करे, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, मेंटोर होता है। तो जो एक लीडर होता है वो एक मेंटोर का काम भी करता है। वो आपको जो आपकी उन्नति है, जो आपकी प्रोग्रेस है, उसमें हर कदम कदम पर आप लोगों का साथ देता है। वो आपके लिए एक रोल मॉडल होता है, आप उसको रोल मॉडल मानते हो और उसी के नक्शे कदम पर काम करते हो। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स, लीडर एज ए कोच। जो लीडर है वो एज ए कोच होता है, जो टीम के सदस्यों को उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए आवश्यक सारी चीज़ें कौन करेगा, कोच करेगा। जो टीम के जो सदस्य हैं, जो उनका प्रदर्शन है कि उसमें बेहतर कर पाएँ, ठीक है, वो कौन करता है, कोच। कोच से समझते हो ना, कोचिंग लेते हैं हम, तो कोचिंग से क्या होता है, हम किसी विशेष फील्ड की कोचिंग लेते हैं ना, जैसे आप लोग हिंदी की कोचिंग ले रहे हो, मैथ की कोचिंग ले रहे हो, इंग्लिश की कोचिंग लेते हो, तो वो आप उस फील्ड में अच्छा करने के लिए करते हो, ठीक है। जो कोच है ना वो क्या है, एक नैरो टर्म है, और जो मेंटोर है वो क्या है, एक ब्रॉड टर्म है। जो कोच है वो आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में आगे लेकर के जाता है। जो कोच है वो आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में आगे लेकर के जाता है। जैसे कि आप लोग कंप्यूटर की कोचिंग ले रहे हो, तो जो आपके जो कोच हैं वो आपको कंप्यूटर के क्षेत्र में अच्छा लेके जाएंगे, लेकिन एक जो मेंटोर है वो आपको कंप्यूटर के साथ साथ आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं उन सब से निकलने में और आपकी जितनी अच्छी प्रोग्रेस हो सके उन सब के लिए गाइड करता है। ये डिफरेंस होता है कोच एंड मेंटोर के बीच में, याद रखना है। जो कोच है वो टास्क बेस्ड अप्रोच है, ठीक है, स्किल को इम्प्रूव करता है। जो कोच है वो स्किल को इम्प्रूव करता है, एक टास्क बेस्ड अप्रोच है। लीडर एज ए टीम बिल्डर, जो लीडर है वो एज ए टीम बिल्डर भी काम करता है। एक नेता सुचारू कामकाज के लिए टीम को आकार देता है और उसका उद्देश्य टीम की प्रभावशीलता को बढ़ाना है। जो लीडर होता है वो क्या करता है फ्रेंड्स, बनाने का काम भी करता है, एज ए बिल्डर भी काम करता है। जो भी कामकाज होते हैं पूरी टीम को आगे लेकर के चलता है, पूरी टीम को बना करके रखता है, ठीक है। इससे उसका उद्देश्य टीम की जो प्रभावशीलता है उसको बढ़ाना है, टीम की जो आउटपुट है उसको ज़्यादा निकालना है। लीडर एज ए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, ठीक है। जो लीडर होता है वो एक चिंतनशील नेतृत्व के रूप में किस तरह से होता है। चिंतनशील नेतृत्व संबंध आधारित संगठन बनाने की कुंजी है। ये 3 महत्वपूर्ण कौशलों की विशेषता है। फ्रेंड्स, आप लोगों को थोड़ा सा वॉइस में डिस्टर्बेंस हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स गांव में हूँ और गांव में आप लोग समझ रहे होंगे कि इस टाइम पे कटाई का
और जो गेहूँ निकलवाना, सरसों निकलवाना, ये सब काम चल रहा है कटाई और कढ़ाई का। तो व्हीकल जाते रहते हैं, पूरे दिन शोर शराबा होता रहता है और मैं खुद इसी काम में बिजी हूँ। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए टाइम निकाल करके ये वीडियो बनाई है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कंप्लीट रिवीजन देने वाली हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, जिन लोगों ने नोट्स बाई कर रखे हैं तो उनको तो कोई दिक्कत आई नहीं रहेगी। आप लोगों ने नोट्स भी बाई कर लिए हैं और साथ में आप लोगों को यहाँ से एक समझ भी विकसित हो जाएगी, तो आप लोगों का काम आसान हो जाएगा। ठीक है। जो लीडर होता है वो एक चिंतनशील नेतृत्व के रूप में काम करता है। चिंतनशील नेतृत्व संबंध आधारित संगठन बनाने की कुंजी है। ये 3 महत्वपूर्ण कौशलों की विशेषता है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर जो है, चिंतनशील जो नेतृत्व है, इसका मतलब उसके अंदर 3 गुण होने चाहिए। आत्म जागरूकता, सबसे पहले तो वो क्या होना चाहिए, लीडर आत्म जागरूक होना चाहिए, अपने आप से ही अवेयर होना चाहिए उसको। सावधानीपूर्वक अवलोकन, किसी चीज़ों का जब वो ऑब्जर्वेशन करता है, अवलोकन करता है, तो बहुत ही सावधानीपूर्वक करे। लचीली प्रतिक्रिया, उसके अंदर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, वो बिल्कुल हार्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रही हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, मैं मान लो आप लोगों के एज ए लीडर काम कर रही हूँ, तो मेरे अंदर ऐसे गुण होने चाहिए कि अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँ कि हाँ भाई मेरे से ये गलती हुई है और इसमें ऐसा सुधार किया जाए। ठीक है, ये नहीं कि मैं अपनी उसी बात पर रिजिड हो जाऊँ कि नहीं ये ऐसे ही होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए लीडर के अंदर। लीडर एज ए इनिशिएटर, जो लीडर होता है वो एज ए इनिशिएटर काम करता है, क्योंकि जब लीडर है वही क्या करेगा, पहल करेगा, तभी तो जो और भी जो सदस्य हैं वो उसको देख करके क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं और आगे काम करते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक चिंतनशील व्यवसायी के रूप में नेता, जो हमने अभी पढ़ा कि कर्मचारियों के बीच बेहतर संबंध बनाना है, गुणवत्तापूर्ण काम करना है, तो चिंतनशील नेतृत्व का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 3 बातों पर आधारित होता है, आत्म जागरूकता, अवलोकन और लचीलापन। अवलोकन किस तरह से करता है, अपने आप से कितना अवेयर है और उसके अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। लीडर एज ए टीम बिल्डर, इनिशिएटर, कोच एंड मेंटोर, ये सब हम पढ़ चुके हैं। टीम निर्माता ऐसे नेता होते हैं जो खुद की तुलना में अपने समूहों के लिए संसाधनों को वरीयता देते हैं। ये नेता हर सदस्य के भविष्य के बारे में सोचने में अधिक समय व्यतीत करते हैं। इन्हें आरंभकर्ता भी कहा जाता है, इन्हें इनिशिएटर भी कहा जाता है। जो क्वालिटीज होती हैं हम सब पढ़ चुके हैं, बस ये रिवीजन हो रहा है आपका। मस्ट बी सेल्फ अवेयर होना चाहिए, शुड बी ए गुड लिसनर, दूसरों की बातों को अच्छी तरह से समझना चाहिए, सुनना चाहिए। मस्ट बी एबल टू प्रेजेंट हिमसेल्फ क्लियरली, अपने आप को प्रेजेंट करना अच्छे से आना चाहिए। मस्ट बी एबल टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस, जो संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट है, द्वंद्व जो पैदा हो रहा है, स्ट्रेस, तनाव होता है, इस तरह की अगर सिचुएशन होती है तो उनको अच्छे से हैंडल करना होना चाहिए। मस्ट बी एम्पैथेटिक होना चाहिए। शुड बी वन टू हेल्प अदर्स इन देयर डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसके अंदर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। शुड बी वर्किंग विद कॉन्फिडेंस, सबसे पहले उसके अंदर क्या होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी होना चाहिए। ये नहीं कि ये काम तो करेंगे ही नहीं, पता नहीं होगा या नहीं, पढ़ाई शुरू ही नहीं करेंगे, पता नहीं हमारा टीजीटी का एग्जाम क्लियर होगा या नहीं। नहीं फ्रेंड्स, अपना 100% दो, रिजल्ट की वेट मत करो और हमारा सिलेक्शन होगा जब हम 100% देंगे, ये सोच करके हमेशा काम करना चाहिए। जब लीडर ही निराशावादी हो जाएगा तो उसके जो समूह के सदस्य हैं वो भी क्या हो जाएंगे, निराशावादी हो जाएंगे। तो ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, एडजस्ट विद एनवायरनमेंट, और जिस तरह का एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करना भी आना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, स्कूल डेवलपमेंट प्लान। अब स्कूल डेवलपमेंट प्लान पढ़ेंगे, स्कूल असेंबली पढ़ेंगे, स्कूल कैलेंडर पढ़ेंगे, टाइम टेबल पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो यूनिट है इसका 3rd पार्ट शुरू होने जा रहा है। फर्स्ट में हमने स्कूल देखा, सेकंड में लीडरशिप देखा और अब स्कूल डेवलपमेंट देखेंगे। तो चीज़ों को ध्यान से देखते हुए चलिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कॉमेंट भी ड्रॉप कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, स्कूल डेवलपमेंट प्लान जो SDP है, आपसे SDP की फुल फॉर्म पूछे तो स्कूल डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, जो स्कूल होते हैं उसके विकास के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं उसी को क्या कहते हैं, स्कूल डेवलपमेंट प्लान कहते हैं। स्कूल में सुधार करने की प्रक्रिया है तथा यह स्कूल के दर्शन एंड दृष्टि के ऊपर चिंतन करता है, अगली कक्षाओं के लिए वर्षीय योजना बनाता है, सर्वोत्तम संभव परिणाम का प्रयास करता है। स्कूल विकास योजना के अंतर्गत संस्थागत योजना, शिक्षण अधिगम योजना, समय सारणी योजना या आदि आती हैं। तो देखिए, जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान है वो स्कूल में सुधार करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, जो भी मापदंड होते हैं सभी में अच्छे से अच्छा सर्वोत्तम करने का प्रयास किया जाता है। जो स्कूल का विकास है उसके जो योजना है उसके अंतर्गत जो स्कूल की संस्थागत योजना है, शिक्षण अधिगम योजना है, समय सारणी योजना है, ये सभी आदि इसके अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए, RTE 2009
जो RT 2009 है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन जो हमारा है, शिक्षा का अधिकार 2009, उसकी धारा 21 याद रखना है। धारा 21 में किसका जिक्र है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का। ये हमने जब RT पढ़ा था हमारी सेकेंड यूनिट में, तब भी पढ़ा था कि जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसका जिक्र धारा 21 में है, और वो क्या बनाती है? स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाती है, ठीक है। द कमेटी हैज़ टू प्रिपेयर द SDP एट लीस्ट 3 months बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो वार्षिक वित्तीय वर्ष होता है, उसके 3 महीने पहले, वो ख़त्म होने से 3 महीने पहले क्या बनाना पड़ता है? कमेटी को SDP बनाना पड़ता है, स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाना पड़ता है। ध्यान रखेंगे कितने महीने पहले? कम से कम 3 महीने पहले। विद्यालय विकास योजना 3 वर्षीय योजना होगी, जिसमें 3 वार्षिक उपयोजनाएं होंगी। जो विद्यालय विकास योजना है, जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान है, वो कितने वर्ष की योजना होती है? 3 वर्ष की होती है, और उसके अंदर 3 क्या होती हैं? वार्षिक उपयोजनाएं होती हैं। लेकिन जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान है वो रिवाइज किए जा सकते हैं एवरी ईयर। वैसे तो 3 साल के लिए बनते हैं, ठीक है, लेकिन उनको हर साल क्या किया जा सकता है? रिवाइज किया जा सकता है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल डेवलपमेंट प्लान, जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान है उसकी जो इम्पोर्टेंस है, जो उसकी महत्वता है, वो क्यों है? सिस्टमेटिक सेल्फ इवेल्यूशन, व्यवस्थित स्वयं मूल्यांकन। सिस्टमेटिक सेल्फ इवेल्यूशन के लिए, मूल्यांकन के लिए, ठीक है, किसका जरूरी होता है? स्कूल डेवलपमेंट प्लान की जरूरत होती है। स्कूल इफेक्टिवनेस, जो स्कूल की प्रभावशीलता है उसको बढ़ाने के लिए स्कूल डेवलपमेंट प्लान जरूरी होता है। एंश्योर यूनिवर्सल एनरोलमेंट, रिटेंशन, क्वालिटी, जो धारण करने की क्षमता है, क्वालिटी है, यूनिवर्सल एनरोलमेंट है, इन सबको भी क्या करता है? सुनिश्चित करता है। एंश्योर चाइल्ड फ्रेंडली, बैरियर फ्री, सेफ एंड अट्रैक्टिव स्कूल एनवायरनमेंट, और जो स्कूल का एनवायरनमेंट है वो चाइल्ड फ्रेंडली हो, बच्चे के अनुकूल हो, बैरियर फ्री हो, कोई बाधा ना आए, और क्या हो? अट्रैक्टिव हो। जो स्कूल का एनवायरनमेंट है वो अट्रैक्टिव हो, स्कूल में बच्चा आए, सभी बच्चे क्या करवाएं? एनरोल करवाएं, क्या रहें वहाँ पे? रिटेन रहें, वहाँ पे टिके रहें, और जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, स्कूल की प्रभावशीलता को बढ़ाया जाए, और बच्चों का क्या किया जाए? स्वयं मूल्यांकन किया जाए। इन सब चीज़ों के लिए किसकी ज़रूरी होता है? जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान है उसकी ज़रूरत होती है। प्रोसेस ऑफ स्कूल डेवलपमेंट प्लान, जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान है उनके प्रोसेस क्या होते हैं? तो सबसे पहले क्या प्रोसेस आता है? रिव्यू। सबसे पहले समीक्षा होनी चाहिए, रिव्यू होना चाहिए। इस स्तर पर स्कूल एंड समुदाय के बारे में डेटा एकत्र, व्यवस्थित और विश्लेषण किया जाता है। रिव्यू के अंदर क्या आता है फ्रेंड्स? समीक्षा है, विश्लेषण, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसको। जो स्कूल एंड समुदाय है उसके बारे में डेटा एकत्र किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है और विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। रिव्यू किया जा रहा है किस चीज़ का? तो डेटा को क्या करेंगे? एकत्र करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, सही अरेंजमेंट करेंगे उनका, और उसका क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे। नेक्स्ट आता है डिज़ाइन। डिज़ाइन क्या होता है? द एक्शन प्लान पुल्स टुगेदर द टीम्स फाइंडिंग्स इनटू ए कमिटमेंट टू एक्ट। कमिटमेंट से एक्ट तक लेके जाने के लिए जो प्रोसेस है, यानी उसको क्या किया जाएगा? रूपरेखा तैयार की जाएगी कि भाई ये हमारी जो कमी है इनको दूर करना है, इन चीज़ों को लेकर के आना है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? एक रूपरेखा तैयार की जाएगी कमिटमेंट से एक्ट तक लेके जाने के लिए। इम्प्लीमेंटेशन, फिर उनको जो भी हमने योजनाएं बनाई हैं उनका क्या किया जाएगा? क्रियान्वयन किया जाएगा, उनको लागू करवाया जाएगा। देन इवैल्यूएशन, लागू करवाने के बाद देखा जाएगा कि स्कूल में सभी तरह जगह पे लागू हुई है, नहीं हुई है, और लागू हुई है तो उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में वो कितनी सफल हुई है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? 4 प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से? रिव्यू, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, याद रखेंगे। एड्रेसिंग इश्यूज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SDP। SDP जो होती है स्कूल डेवलपमेंट प्लान है, उनको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं? प्रगति को ठीक से निगरानी करना। जो प्रगति की ठीक से निगरानी की जाएगी तो क्या होगा? अच्छे से स्कूल डेवलपमेंट प्लान होंगे। अगर नहीं होगी तो क्या होगा? खराब हो जाएंगी, ठीक है। जो योजना है वो सफल नहीं हो पाएगी। जो संसाधन है उनका प्रभावी रूप से उपयोग किया जाए। माता पिता को स्कूल डेवलपमेंट प्लान में शामिल किया जाए। अगर माता पिता शामिल नहीं होंगे तो स्कूल डेवलपमेंट प्लान जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है उनके अंदर पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएगा। समुदाय के सदस्यों को प्रेरित करना, जो भी सदस्य हैं सभी को मोटिवेट करना। मजबूत नेतृत्व एंड दिशा, जो लीडरशिप है वो कैसे होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जो लीडर है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है स्कूल असेंबली। स्कूल फ्रेंड्स, जो स्कूल असेंबली होती है, जो विद्यालय में जो सभा होती है, जनरली किस टाइम पे होती है? मॉर्निंग में होती है।
हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग स्पेशल प्रोग्रामिंग और इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स। जो क्यों करवाई जाती है स्कूल असेंबली, कि बच्चों को स्पेशल प्रोग्राम करवाए जा सके और उनको स्पेशल इन्फॉर्मेशन दी जा सके, क्योंकि उस टाइम पे क्या होंगे, सभी इकट्ठा होंगे। उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, प्रेयर होती है, ठीक है, प्रार्थना करते हैं, स्कूल की याद आ रही होगी ना, स्कूल में प्रार्थना करते थे। रेगुलर अटेंडेंस होती है, मैंने तो फ्रेंड्स बहुत प्रार्थनाएं गाई हैं स्कूल में। रेगुलर अटेंडेंस होती है वहाँ पे। एक्टिविटीज़ सच एज मोरल टीचिंग, थॉट ऑफ द डे, रीडिंग न्यूज़ एट्सेट्रा इन स्कूल ग्राउंड्स। कहाँ पे होती है स्कूल असेंबली, स्कूल के ग्राउंड्स में होती है, ठीक है। वहाँ पे नैतिकता की बातें सिखाई जाती हैं, अच्छे अच्छे विचार बताए जाते हैं, सुविचार पढ़ो, है ना, थॉट पढ़ते हैं ना, ठीक है। न्यूज़पेपर रीड करवाए जाते हैं, और उससे बच्चा क्या होगा, जब इतने लोगों के सामने जब बच्चा बोलता है तो उसमें जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी आता है बोलने का, ठीक है। तो ये क्या होती है हमारी स्कूल असेंबली। इसके लिए बस यही जो फैक्ट्स है वो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है टीचर डेवलपमेंट फोरम। जो टीचर डेवलपमेंट फोरम है, कॉन्टिन्यूअस टीचर ट्रेनिंग थ्रू बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीन्स इज कॉल्ड टीचर डेवलपमेंट। टीचर डेवलपमेंट, जो टीचर हैं उनका डेवलपमेंट, उनको टाइम टाइम पर फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह से उन लोगों को क्या देनी चाहिए, ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, किसको, टीचर्स को, ठीक है। तो इससे क्या होगा, टीचर का डेवलपमेंट होगा, इसी को टीचर डेवलपमेंट कहते हैं। टीचर फोरम इज ए प्लेस फॉर टीचर्स टू मीट, अनाउंस एंड शेयर इनिशियल प्रोजेक्ट आइडिया। जो टीचर फोरम है, जो होती थी ना टीचर मीटिंग्स, तो उसमें क्या किया जाता है, एक इस तरह का प्लेस होता है जहाँ पर सारे टीचर्स मिलते हैं, कुछ जो नई घोषणाएं हैं वो वहाँ पे की जाती हैं, एक दूसरे के जो आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं उनके लिए एक दूसरे के जो विचार हैं उनको शेयर किया जाता है टीचर डेवलपमेंट फोरम में। नेक्स्ट आता है अचीवमेंट डाटा। अचीवमेंट डाटा, दीज डाटा इंक्लूड स्टैंडर्डाइज टेस्ट स्कोर्स, क्लास बेस्ड असेसमेंट, रूब्रिक स्कोर्स, पोर्टफोलियोज, इवेंट आर्टिकल्स एंड क्लास ग्रेड। जो अचीवमेंट डाटा है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, याद रखेंगे। जो टेस्ट स्कोर होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, क्लास बेस्ड जो असेसमेंट होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, रूब्रिक स्कोर इंक्लूड होते हैं, उनका जो स्टूडेंट्स का जो पोर्टफोलियो होता है वो इंक्लूड होता है, इवेंट आर्टिकल्स, इवेंट में किस तरह का पार्टिसिपेशन किया है स्टूडेंट ने, किस तरह की उसको ग्रेड आई है, ये सब किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, अचीवमेंट डाटा के अंदर। टाइम टेबल, प्री प्लान प्रोसेस ऑफ स्कूल टाइमिंग। जो स्कूल की जो टाइमिंग्स होती है उनके लिए प्री प्लान किया जाता है, पहले से योजनाएं तैयार की जाती हैं कि जो टाइम टेबल है वो किस तरह से लागू होगा। समय सारणी के सिद्धांत, जो समय सारणी है उसके क्या सिद्धांत होते हैं, विभाग के नियम व शर्तों को ध्यान में रखा जाए, विद्यालय के सत्र का ध्यान में रखना जरूरी है। जो सबसे पहले जो टाइम टेबल है फ्रेंड, टाइम टेबल तो आपको पता ही होगा क्या होता है, हमारे जो पीरियड्स होते हैं ना, फर्स्ट पीरियड साइंस का, सेकंड पीरियड मैथ का, थर्ड पीरियड हिंदी का, ठीक है। तो उसकी ज़रूरत क्यों होती है, उसमें अंदर क्या किया जाना चाहिए, उसके सिद्धांत क्या क्या होने चाहिए। जो विद्यालय के जो भी नियम और शर्त हैं विभाग के, उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। विद्यालय के सत्र का ध्यान रखना जरूरी है कि फर्स्ट क्लास के लिए बना रहे हैं, सेकंड क्लास के लिए बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि विद्यालय में कैसे हो सकते हैं, विशिष्ट छात्र भी हो सकते हैं, तो उनका भी ध्यान में रखना चाहिए। बालक की व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर भी ध्यान रखना आवश्यक है। विद्यालय में प्रयुक्त भौतिक व मानवीय संसाधनों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाना चाहिए। सारणी कैसी होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। जलवायु एंड वातावरण के अनुसार अलग अलग जगह की समय सारणी अलग अलग बनानी चाहिए। अब देखिए टाइप्स ऑफ टाइम टेबल। जो टाइम टेबल की जो टाइप्स हैं उनके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, कॉम्प्रहेंसिव टाइम्स हैं उनके लिए भी टाइम टेबल अलग बनाए जाते हैं, स्पोर्ट्स के पीरियड भी अलग लगते हैं, होमवर्क के भी पीरियड्स अलग लगते हैं। तो ये क्या हो गए, टाइप्स हो गए। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, और हाँ फ्रेंड्स, ये करवाते करवाते मुझे याद आ रहा है कि इस वाली PDF में मैं जो आप लोगों का वो चैप्टर है ना, क्या बोलते हैं उसको, टाइप्स ऑफ लीडरशिप, वो इसमें इंक्लूड करना भूल गई हूँ। कोशिश करती हूँ लास्ट तक उसको इंक्लूड कर दूँ, क्योंकि ये वाली PDF तो यहीं पर ख़त्म हो रही है। देखती हूँ पॉज करके फिर इसको ऐड करती हूँ। समय सारणी की जो आवश्यकता है वो क्यों होती है, फॉर रनिंग द एंटायर वर्क एंड प्रोग्राम ऑफ द स्कूल इफेक्टिवली। जो स्कूल के जो वर्क है, जो प्रोग्राम है, जो भी चल रहे हैं उनको इफेक्टिवली चलाया जा सके। नेसेसरी टू मेक गुड यूज ऑफ टाइम, टाइम का अच्छे से यूज किया जा सके। टू प्रोवाइड टाइम अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट एंड नीड, सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस कितनी है, उसकी नीड कितनी है, उसके अनुसार सभी सब्जेक्ट्स को अलग अलग टाइम दिया जा सके। स्टेबलाइजिंग डिसिप्लिन, और इससे क्या होता है, जो डिसिप्लिन है, अनुशासन भी आता है। फॉर एडजस्टमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर है उसका भी समायोजन किया जा सके। तो नेक्स्ट आता है स्कूल कैलेंडर। हर विद्यालय अपने वार्षिक कार्यक्रमों की एक सूची बना लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं, विद्यालय का कैलेंडर कहते हैं। प्रत्येक गतिविधि क्या चलती है, इससे सुचारू रूप से चलती है। अवकाश की तिथियां, परीक्षा की तिथियां, बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए आवेदन पत्र,
शिक्षक अभिभावक सम्मेलन, खेलकूद तिथियों का संग्रहण मिलता है। जो स्कूल कैलेंडर होते हैं उसके अंदर ये सभी चीज़ें होती हैं। किस दिन छुट्टी होगी, किस दिन परीक्षाएं होंगी, किस दिन बोर्ड द्वारा परीक्षाएं करवाई जाएंगी, किस दिन स्कूल में टेस्ट लिए जाएंगे, किस टाइम पर जो स्कूल है उसके अंदर जो पेरेंट टीचर मीटिंग होगी, ठीक है ना। इसके अंदर ये टॉपिक भी आ जाता है जो पीटीएम वाला है ना, पेरेंट टीचर मीटिंग, वो भी ज़रूरी होती है। कब किस टाइम पे वो होंगी, खेलकूद की जो तिथियां हैं वो कब होंगी, इन सब का संग्रहण है वो किस में किया जाता है, स्कूल कैलेंडर में किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे नेतृत्व के प्रकार थे वो टॉपिक रह गया था ना, उसको देख लेते हैं, फिर उसके साथ हमारी यूनिट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। जो नेतृत्व के प्रकार होते हैं, आधिकारिक स्वेच्छाचारी नेतृत्व, जिसको ऑटोक्रेटिक भी बोलते हैं। तो नाम से ही क्लियर है, आधिकारिक, स्वेच्छाचारी, ऑटोक्रेटिक, यानी जहाँ पे जो नेता है वो अपना खुद का प्रभुत्व दिखाए, नेता स्वयं की इच्छा से सब काम करे, ठीक है। जो उसके जो समूह के सदस्य हैं उनको कुछ भी ना समझे और अपनी मनमर्जी करे, तो वो क्या होता है, ऑटोक्रेटिक नेतृत्व होता है, और ये ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता है। ओके। जनतंत्रीय नेतृत्व, जनतंत्रीय जो नेतृत्व है, जनतांत्रिक, डेमोक्रेटिक जिसको बोलते हैं, लोकतांत्रिक जिसको बोल सकते हैं, इसमें हर व्यक्ति की राय ली जाती है, जिसमें समूह के जितने भी सदस्य हैं सभी की राय ली जाती है, और ये इसको क्या माना गया है, सबसे अच्छा माना गया है। नेक्स्ट आता है अहस्तक्षेपीय नेतृत्व। नेता अहस्तक्षेपीय, नेता स्वयं को कागज कार्रवाई में व्यस्त रखता है, नेतृत्व विहीन होता है, कोई भी दिशा नहीं दिखाता है, समूह के सदस्यों को अपने काम से टलता रहता है, उसको क्या कहते हैं, अहस्तक्षेपीय नेतृत्व। सिर्फ कागज कार्रवाई में व्यस्त रहता है, बाकी कोई भी काम नहीं करता है। रूपांतरण या परिवर्तनकारी नेतृत्व, इसके जो देने वाले थे वो कौन है, जेम्स मैकग्रेगर बर्नर्स, 1978 में दिया। बाद में फ्रैंक एम बोस ने भी सिद्धांत को बढ़ावा दिया है। नेता अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर समस्याएं ढूंढता है, वह उन्हें अभिवृद्ध करके नई नई योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करता है। जो रूपांतरणकारी है, परिवर्तनकारी है, उसके अंदर अपने जो उसके सहकर्मी हैं उनके साथ मिल करके जो समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढेगा, अलग अलग तरीकों से उनका ढूंढने की कोशिश करेगा, नहीं उनको जो समूह के सदस्य हैं उनको भी मोटिवेट करेगा और फिर उनको क्या करेगा, लागू करेगा। निर्देशात्मक स्कूल नेतृत्व, जो निर्देशात्मक स्कूल नेतृत्व है उसके अंदर क्या होता है, जो प्रधान अध्यापक होता है शिक्षण में सर्वोत्तम प्रथाओं को स्थापित करने में सहायता एंड मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए शिक्षकों से मिलजुल कर काम करता है। जो निर्देशात्मक स्कूल नेतृत्व है उसके अंदर जो प्रधान अध्यापक है वो क्या करेगा, जो सर्वोत्तम जो प्रथाएं हैं उनको स्थापित करने के लिए सहायता एंड मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए शिक्षकों से मिलजुल कर काम करेगा, वो क्या हो जाएगा, निर्देशात्मक। वितरणात्मक नेतृत्व, भूमिकाओं या जिम्मेदारियों के बजाय नेतृत्व के अभ्यास से संबंधित है। परिवर्तन के अधिक से अधिक अवसर उत्पन्न हो, ज़्यादा से ज़्यादा सुधार किए जा सके। जो वितरणात्मक नेतृत्व है उसके अंदर जो भूमिकाएं हैं, जिम्मेदारियां हैं, उन इससे अच्छा उसका क्या किया जाए, अभ्यास किया जाए, नेतृत्व के अभ्यास से संबंधित है, भूमिकाओं या जिम्मेदारियों के बजाय उसका क्या किया जाएगा, अभ्यास किया जाएगा। परिवर्तन के अधिक से अधिक क्या हो, अवसर उत्पन्न हो और ज़्यादा से ज़्यादा सुधार किया जा सके। तो ये हमारा कौन सा होता है, वितरणात्मक नेतृत्व। तो ये 6 टाइप्स थे हमने देखे हैं, और इसी के साथ हमारी जो यूनिट है वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। फ्रेंड्स, मैं भी बहुत बिजी हूँ, ऊपर से मेरे एग्ज़ाम भी हैं, साथ में घर में इतना ज़्यादा काम फैला हुआ है इस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा, खेत में भी जाना पड़ता है, घर का भी काम है, बच्चा भी है, लेकिन मैंने टाइम निकाल कर के लिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। तो मेरे एफर्ट्स को ज़रूर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने जो दूसरी वीडियो नहीं देखी है उनको भी देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और पेडागोजी के जो 15 नंबर की टेंशन है वो आप लोगों की ख़त्म हो जाएगी। कम समय में ज़्यादा चीज़ें देने की मैंने कोशिश की है। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है, आप नोट्स बाय करना चाहते हैं, तो मैंने आप लोगों को एक नंबर प्रोवाइड किया हुआ है जिसके ऊपर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9991660135। फ्रेंड्स, अगर आपको नोट बाय करने हैं तो अभी 1-2 दिन में कीजिएगा, अदरवाइज़ फिर मत कीजिएगा, क्योंकि फिर आपके वेस्ट ऑफ मनी होगा, क्योंकि फिर आप कितना ही पढ़ पाओगे, सब्जेक्ट पढ़ोगे या नोट्स पढ़ोगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।